जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज हमारा जो प्रश्न होने वाला बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान में आने वाले सभी प्रश्न होंगे। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला और बहुत ही मज़ेदार होने वाला। प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर के होंगे। हमारे पास कुल 20 प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। आइए हम देरी ना करते हुए अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है, पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। चलिए, हमारा पहला प्रश्न दिया गया, राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? क्या है दिया गया, राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? ऑप्शन दिया गया है भारत, फ्रांस, जर्मनी और इटली। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले किस देश में विकसित हुई थी, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रांस। फ्रांस में राष्ट्रवाद की इस भावना सबसे पहले विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न दूसरा दिया गया, क्या है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? क्या है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया? ऑप्शन दिया 1917, 1918, 1919 और 1920 ईस्वी। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। कब किया गया था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। और 1920 ईस्वी में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, आप इसमें का जो आप सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। रॉलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ था। आगे प्रश्न हमारा दिया गया, क्या है, भारत में असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? क्या है, भारत में जो असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था वह किसने किया था? ऑप्शन दिए गए सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और भगत सिंह। ठीक है, भारत में असहयोग आंदोलन को शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? हमारे महात्मा गांधी जी। कौन थे? महात्मा गांधी जी ने ही असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी जी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी जी ने ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, प्रश्न चौथा हमारा क्या है, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख नेता कौन थे? जर्मनी के प्रमुख नेता कौन थे? एकीकरण जर्मनी के जो किया था उस नेता का नाम क्या था? ऑप्शन दिए हिटलर, बिस्मार्क, मेजनी, काबूल। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण करने वाले व्यक्ति जो है, नेता हैं, वह कौन से हैं? बिस्मार्क जो हैं हमारे जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख नेतृत्व हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न पांचवा दिया है, क्या है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? ऑप्शन दिए गए बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है हमारा उत्तर प्रदेश है। क्या है, उत्तर प्रदेश जो है भारत का ऐसा प्रदेश है जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, प्रश्न छह हमारा क्या कह रहा है, दिया है, मानसून किस दिशा से भारत में प्रवेश करता है? जो मानसून आती है हमारे भारत में वह किस दिशा से प्रवेश करती है? ऑप्शन दिए उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम से। किससे हो जाएगा? दक्षिण और पश्चिम से। ठीक है, हमारा जो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में मानसून जो प्रवेश करती है वह दक्षिण और पश्चिम दिशा से प्रवेश करती है। प्रश्न सात हमारा दिया गया, क्या है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रमुख उपयुक्त है? ऑप्शन दिया चावल, गेहूं, कपास और जूट। हमेशा आप लोग को बताते हैं जो काली मिट्टी होता है किसके लिए प्रयुक्त होता है? कपास के लिए। क्या होता है? कपास के लिए काली मिट्टी बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। क्या है? कपास हमारा जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी के लिए उपयुक्त फसल है। ठीक है, प्रश्न आठ हमारा दिया गया, क्या है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? क्या है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन दिए गए नर्मदा डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, महानदी डेल्टा और कृष्णा डेल्टा। जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा। हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिला गया। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन लेवल में आपको भी देखने को मिल सकता है। प्रश्न 9 दिया गया, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? क्या है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ये 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 और 2 अक्टूबर 1950। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हमारा क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न दिया गया 10वां, क्या है, थोड़ा लंबा प्रश्न है, आइए देखते हैं। क्या है, भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, यह कहाँ लिखा गया है? क्या है, भारत को जो है
संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किए गए या कहाँ पर लिखा गया? ऑप्शन दिए गए मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना और संसद। आइए देखते कहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रस्तावना में लिखा गया। क्या है? प्रस्तावना में यह चीज़ लिखा गया है कि भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 11 दिया गया हमारा, क्या है? संघीय शासन प्रणाली का अर्थ क्या है? क्या है संघीय शासन प्रणाली का अर्थ? क्या ऑप्शन दिए? केंद्र का पूर्ण अधिकार, राज्य का पूर्ण अधिकार, केंद्र और राज्य को के बीच शक्तियों का विभाजन और केवल स्थानीय सरकार। हमारे जो संघीय शासन प्रणाली का अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, अर्थात सत्ता का जो बंटवारा होता है स्पष्ट रूप से, वही हमारा संघीय शासन प्रणाली कहलाता है। प्रश्न 12 दिए गए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है? क्या है लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है? ऑप्शन दिए गए तानाशाही, समानता, जनता द्वारा चुनी गई सरकार और सैन्य शक्ति। लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी विशेषता है क्या है? जनता द्वारा चुनी गई सरकार है। ठीक है, जनता के द्वारा ही चुनी जाने वाली सरकार ही लोकतंत्र की विशेषता मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। लोकतंत्र का निर्माण जनता के द्वारा ही होता है। ठीक है, प्रश्न 13वां दिया गया, क्या है? अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है उसके कितने क्षेत्र हैं? आइए देखते हैं। दिया गया 1, 2, 3 और 4। अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वह कितने हैं? हमारा जो हो जाएगा 3 क्षेत्र हैं। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे? प्राथमिक हो जाएंगे, द्वितीयक हो जाएंगे और तृतीयक हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास 3 क्षेत्र हो जाएंगे। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अर्थव्यवस्था के प्रमुख 3 क्षेत्र माने जाते हैं। ठीक है, आइए देखते दिएगा हमारे 14वां प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है। आ गया है प्रश्न, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आप लोग को बता रहे थे वह प्रश्न आ ही गया। ठीक है, ऑप्शन दिया उद्योग, सेवाएं, कृषि और व्यापार। जो प्राथमिक क्षेत्र में हमारा शामिल किया गया वह क्या है? कृषि। क्या है? कृषि भी है। कृषि के से अन्य भी है, क्या है? जैसे पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, ये सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर क्या होता है? उत्पादन किया जाता है। ठीक है, प्रश्न 15 दिया गया, क्या है? हमारा दिया गया सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या दर्शाता है? सकल घरेलू उत्पाद जो है हमारा क्या दर्शाता है? ठीक है, ऑप्शन दिए आयात, निर्यात, कुल उत्पादन का मूल्य और जनसंख्या। जो जीडीपी दर्शाता हमारा वह क्या दर्शाता है? कुल उत्पादन का मूल्य। क्या है? कुल उत्पादन का मूल्य जो है हमारा जीडीपी दर्शाता है, सकल घरेलू उत्पाद दर्शाता है। ठीक है, कुल उत्पादन का मूल्य। ठीक है, कहने का मतलब है क्या हमारे देश में प्रोडक्शन हुआ उसका जो बेचने पर मूल्य मिला वही हमारे देश की जीडीपी मानी जाती है। ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन हुआ उससे जो कमाई होता है वही हमारा जीडीपी कहलाता है। ठीक है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कुल उत्पादन का मूल्य। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न दिया गया, क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? ठीक है, जो भारत में राष्ट्रीय आय होता है, इकोनॉमिक मतलब कि धन होता है, उसका आकलन कौन करता है? अर्थ का आकलन कौन करता है? ऑप्शन दिए आरबीआई, योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और नीति आयोग। ठीक है, जो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है वह करता है हमारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, क्या हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो होता है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। प्रश्न 17 दिया गया, क्या है? वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिया गया है व्यापार को सीमित करना, देशों को अलग करना, विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, केवल घरेलू उत्पादन। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा वह हो जाएगा विश्व व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, विश्व व्यापार को यदि हम बढ़ावा देते तो वहाँ से वैश्वीकरण हमारा विस्तार होगा। ठीक है, इसलिए हमारा जो हो जाएगा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यदि विदेशी व्यापार बढ़ेंगे तो हमारे देश की जीडीपी भी बढ़ेगी। ठीक है, प्रश्न 18वां दिया गया, क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? आइए देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है। ऑप्शन दिए गए एक देश की कंपनी, सरकारी कंपनी, कई देशों में कार्य करने वाली कंपनी, लघु उद्योग। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी होगी वह कई देशों में कार्य करने वाली कंपनी होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? कई देश में कार्य करने वाली कंपनी जो होती हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी के अंतर्गत आती हैं, इसलिए हम इन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे एक कंपनी है कई देशों में काम करती हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19 दिया गया, क्या है? मानव विकास सूचकांक एसडीआई। क्या है? एसडीआई किस पर आधारित है? एसडीआई का पूरा नाम आइए समझते हैं क्या है। ह्यूमन हो जाएगा, एस से क्या हो जाएगा? ह्यूमन, डी से हो जाएगा डेवलपमेंट, क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा,
और क्या हो जाएगा, आई से हमारा हो जाएगा इंडेक्स, क्या हो जाएगा, इंडेक्स, अर्थात एसडीआई का पूरा नाम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं मानव विकास सूचांक। किस पर आधारित है, आइए देखते हैं, केवल आय पर, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, केवल शिक्षा और केवल स्वास्थ्य। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, यह तीनों मिलकर हमारा जो हो जाएगा एसडीआई कहलाएगा, ठीक है, मानव विकास सूचांक। शिक्षा भी होना जरूरी है, स्वास्थ्य भी होना जरूरी है और आय भी होना जरूरी है, तीनों चीज़ें जरूरी मानी जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न क्या दिया गया, 20वां प्रश्न दिया गया, उपभोक्ता संरक्षण कानून भारत में कब लागू हुआ, क्या है, उपभोक्ता संरक्षण कानून भारत में कब लागू किया गया था। ऑप्शन दिए 1986, 1991, 2000, 2005 में। हमारा जो उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू किया था भारत में, वो कब हुआ था, 1986 ईस्वी में। कब हुआ था, 1986 ईस्वी में, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुआ था 1986 ईस्वी में, ठीक है, हमारा ए ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे नए वीडियो पाने के लिए बेस्ट टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।